जो इस पुस्तक में अपने विचार रखते हैं, अपनी समीक्षात्मक टिप्पणियां आपके साथ साझा करते हैं। और ये आज जो है ये इस श्रृंखला की चतुर्थ कड़ी है, जिसके लेखक हैं श्री रवि प्रताप जी, जो बहुत ही तो ये कार्यक्रम जो है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में हिंदी भाषा को लेकर, हिंदी साहित्य के ऊपर कितनी अनंत पुस्तकों का प्रकाशन होता है, कितने अधिक आजकल तो लोग लिखने लगे हैं। सभी तो नहीं, कुछ तो बहुत ही अच्छे होते हैं, कुछ सामान्य भी होते हैं। किताबें इतनी प्रकाशित होती हैं जिनके बारे में लोगों तक खबर पहुंचती ही नहीं है, जो जानते ही नहीं है कि ये किताबें हैं जो मार्केट में आ चुकी हैं। ये प्रयोजन इसलिए है कि इन किताबों के बारे में जो कुछ श्रेष्ठ किताबें हैं उनकी जानकारी श्रोताओं तक, सभी लोगों तक पहुंचे, उस किताब का थोड़ा सा एक फ्लेवर हम दे सकें अपने पाठक वर्ग को, उन लोगों को जो साहित्य से प्रेम करते हैं। और फिर उस पुस्तक का थोड़ा सा एसेंस के लिए, उसके थोड़े से सार के लिए हम कुछ अंशों का वाचन करते हैं और फिर समीक्षा और टिप्पणी होती है और स्वयं लेखक अपने विचार साझा करते हैं। तो आज की इस श्रृंखला की चतुर्थ कड़ी की पुस्तक, जैसे कि हमने कहा, रवि प्रताप जी का पहला गजल संग्रह है सन्नाटे में हो उठी। को प्रारंभ करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं इस कार्यक्रम की इस पुस्तक के कुछ अंशों का वाचन करने के लिए सुधा मिश्रा जी हैं, मंजू मिश्रा जी हैं और रीमा पांडे जी हैं, जो तीनों ही कोलकाता के साहित्य जगत की जानी पहचानी हस्तियां हैं। बहुत ही खूबसूरत आपकी लेखनी चलती है और उतना ही खूबसूरत आपका प्रस्तुतिकरण होता है। एक बार हम चाहेंगे अपने श्रोताओं से कि इन तीनों का सोलह गायों से स्वागत करिए। और हम हमारे बहुत ही आज बहुत हमें खुशी है इस बात की कि हमारे बीच में शकुन त्रिवेदी जी जैसी हस्ती उपस्थित हैं। मैम, हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं और आपसे हम निवेदन करेंगे कृपया आप आएं और पश्चिम बंग हिंदी अकादमी की ओर से श्रीमती सुधा जी का स्वागत करें। मैम, हम बहुत अपने बीच में से ही अपने सम्मान करें। जी मैम, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ आए इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं और हमारी तरफ से आपने सुधा दीदी का स्वागत किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अब हमें फोल्डर भी अपने हाथों से आप प्रदान कीजिए। जिंदगी की सबसे अनमोल बैठ के काम नहीं किया। हमारे बीच में वी अरुणा जी उपस्थित हैं। वी अरुणा जी, आपसे हम आपको यहाँ आमंत्रित करते हैं, आप कृपया आए और रीमा पांडे जी का अकादमी की ओर से स्वागत है। रीमा जी, आप कृपया यहाँ बीच में आइए। मिलन सर, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत धन्यवाद आपको। शाहिद करोगे सर, आप खुद एक बहुत शानदार शायर बोलते हैं, शायर बोलने में पूरी इसमें आ जाएगी एकदम एकदम। और मंजू जी भी बहुत अच्छी गजलें लिखती हैं। चलिए, मुबारक हो आपको मुबारक हो। एक गजल का दूसरे गजल का यार फोटो तो है, फोटो कैसे है? चलिए, वो दीजिए, ये भी दे रहे हैं आप, इनको भी खींचिए, ठीक है। चलिए, इस कार्यक्रम को एक बार आप तीनों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम उन विशेषज्ञों को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे जो इस पुस्तक पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणियां देंगे। और सबसे पहले हम मंच पर बुलाते हैं श्री रावल पुष्प जी को, जो कि पश्चिम बंग हिंदी अकादमी के सम्मानीय सदस्य भी हैं और जाने माने साहित्यकार हैं। और कलकत्ता ही नहीं, पश्चिम बंगाल, पूरे पश्चिम बंगाल में आपका नाम है। आप ट्रांसलेटर्स फोरम से भी जुड़े हुए हैं, कविताएं लिखते हैं, तकरीबन हर विधा में आपकी बेटियां काम करती है। और आज आप रवि प्रताप जी की इस पुस्तक पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी देंगे। और हम निवेदन करेंगे श्री चंद्रिका प्रसाद जी से, सर आप कृपया यहाँ आए और पश्चिम बंग हिंदी अकादमी की ओर से रावल पुष्प सर का स्वागत करें, उत्तरीय प्रदान करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा चंद्रिका सर का भी और रावल सर का भी। अनुरागी जी का अनुराग जी।
नहीं, अनुरागी सर का अनुराग हमेशा हमको मिलता है। बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे बीच में कृष्णपाल सिंह जी उपस्थित हैं, जो हम निवेदन करेंगे जसवीर चावला जी से। जसवीर चावला सर, आप कृपया पधारें और कृष्णपाल जी को उत्तरीय प्रदान करके उनका स्वागत करें और वहाँ पर अधिकारी के रूप में राष्ट्र की सेवा करें। बचपन से ही साहित्य की विविध विधाओं में आपकी रुचि थी, तो आपका लेखन निरंतर चलता रहा। अलग अलग मंचों से आप प्रस्तुतियां देते हैं, प्रकाशित होते हैं। रेलवे की पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रायः प्रकाशित होती हैं। कृष्णपाल सिंह जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए हमें आमंत्रित किया है श्री प्रमोद शाह नफीस जी को। प्रमोद शाह नफीस जी जाना माना नाम है यहाँ पे, और आपके स्वागत के लिए हम श्री जय कुमार रसवा जी और केयूर दादा, आपसे भी हम निवेदन करेंगे आप दोनों पधारें। और पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी की ओर से श्री प्रमोद शाह नफीस जी का स्वागत है। प्रेम की बात ये हुई, प्रेम की बात दादा आपकी तरफ से। प्रमोद शाह जी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन आपकी लेखनी अनेक विषयों पर चलती है। शायरी आप करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक पत्रिकाओं का आपने संपादन किया है और आपके द्वारा तकरीबन 20 पुस्तकों का संपादन हो चुका है। आपकी पुस्तक थॉट्स ऑन रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया 1857 to 2008, यह एक ऐसी पुस्तक है जिसे महान वैज्ञानिक प्रोफेसर, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम के म्यूजियम में, उनकी व्यक्तिगत लाइब्रेरी में इस पुस्तक का चयन हुआ है और ये वहाँ पर शोभा बढ़ा रही है। और इसके अतिरिक्त आप अनेक पुरस्कारों से अलंकृत हैं, और हम आपका क्या परिचय दें, आपको तो सभी जानते हैं सर। एक बार फिर से आपका बहुत 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 स्वागत है। और अब हम आमंत्रित करते हैं श्री रवि प्रताप सिंह जी को। रवि प्रताप सिंह जी भी जाना माना नाम है, कोलकाता का ही नहीं बल्कि भारतवर्ष का। शब्दाक्षर नामक संस्था के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपकी दूरदर्शन, आकाशवाणी और अनेक साहित्यिक मंचों पर सक्रिय सहभागिता रहती है। आपकी कुछ रचनाओं का बांग्ला भाषा में अनुवाद हुआ है। आप सृजन रत्न सम्मान, राजभाषा सम्मान, आर्य कवि सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से अलंकृत हैं। आज के उत्सव मूर्ति हैं जी जी। और हमारे बहुत सौभाग्य है कि पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी के तो और सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री अजय कुमार साहू जी, जो आसनसोल पर, जो पुरुलिया सिलीगुड़ी क्षेत्र में यहाँ के कार्यक्रम करवाते हैं, और श्री मनोज अशोक झा जी हैं। आप दोनों को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। आप कृपया दोनों यहाँ पर आए, अजय साहू जी और मनोज झा जी। अशोक, दोनों से निवेदन है कि हमारी आज की चयनित पुस्तक के लेखक श्री रवि खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे सर, हम लोग सब खड़े हो जाएंगे हमारे लिए। अजय जी पश्चिम बंगाल के दूर प्रांतों में हिंदी से संबंधित गतिविधियां बहुत जोरों शोरों से करवाते आए हैं, और इस तरह से ये अकादमी सिर्फ कोलकाता में नहीं, बंगाल के सुदूर प्रांतों में भी सक्रिय है। चलिए, एक लेखक की ओर से। और एक खुशी की बात है, रवि भाई को तो मैं 18 साल से जानता हूँ और काफी मधुर संबंध रहे हैं, और कहते हुए गर्व भी हो रहा है कि इस पवित्र पश्चिम बंगाल हिंदी एकेडमी में जहाँ इसकी समीक्षा हो रही है, यहाँ से आधिकारिक से घोषणा भी करना चाहता हूँ कि साहित्य टाइम्स की ओर से पब्लिशिंग का कार्य किया जाएगा। गुजराती में इसका अनुवाद हो रहा है, बहुत पहले से ये था, तो उन सभी हार्दिक बधाई। गुजराती में भी सन्नाटा बोलियो। वाह, क्या बात है। रवि जी, आपको बहुत बहुत बधाई और
ढेरों शुभकामनाएं। आपको एक छोटी सी झलक इस पुस्तक के बारे में हम बताना चाहेंगे। ये हमारी तरफ से माता पिता को समर्पित श्री रवि प्रताप जी की का पहला गजल संग्रह सन्नाटे भी बोल उठेंगे मानवीय संवेदनाओं का जखीरा साथ लेकर आया है। लेखक की लेखनी उसकी सोच और संस्कार को दर्शाई जाती है। राष्ट्रवादी रवि प्रताप जी की पहली गजल देश को समर्पित है। मुल्क के खातिर मिटे कुछ नौजवान ऐसे थे पर्वतों पर दर्ज हैं, पत्थरों पर दर्ज हैं गहरे निशान ऐसे थे। हम इन गजलों की का एक एक शेर या फिर एक मिसरा सिर्फ वानगी के तौर पर ही हम बता रहे हैं, क्योंकि गजलें तो पढ़ी जाएंगी, तीन हमारी महान साहित्यकाराएं यहाँ पर हैं वो पढ़ेंगे। हम सिर्फ छोटी सी पानियां हम देंगे। देखिएगा, जो गली जाती शहीदों के वतन जिंदगी उसी राह पर कुर्बान है। मानवीय संवेदनाओं का वितान विस्तृत है, जहाँ एक और प्रेम की पराकाष्ठा समर्पण तो वही दूसरी और हिज्र के पलों का बयान। तुम्हें गजल कह दूं या तुमको गीत समझूं मैं, तुम्हें कविता कहूं कोई या मन का गीत समझूं मैं। यादों से तेरा अक्स उतर क्यों नहीं जाता, रग रग से मोहब्बत का जहर उतर क्यों नहीं जाता। कहीं उम्मीदों का परचम लहराने की कोशिश कुछ गजलों में की गई है। जलाओ तीर खुशी के वहां सभी के लिए, तरस रही हो जहां जिंदगी खुशी के लिए। बात दिल की जा सके हिंद के अवाम तक, मुल्क भर में एक सी जुबान ढूंढता फिरे। तो कहीं गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू मिसरों में महकती है। डाल पड़े झूले बिसराए सावन को हम भूल गए, ऐसे बसे शहर में आकर गांव को हम भूल गए। इनके शेरों में तंज की धार तीखी है, कत्ल जहरीली जुबान से हो गया था, ना समझ कहते रहे खंजर कहाँ है। विसंगतियों पर रोष भी तेज है, नारी शीत कक्ष में सोते मुद्दे की कड़ी धूप सहते हैं, जिनका रवि व्यापार झूठ का सत्यमेव जयते कहते हैं। गजलों में जिंदगी की सच्चाई और दर्शन को भी समेटा गया है। पटरियों पर जिंदगी की रेल दौड़ी जा रही है, हर मुसाफिर को ये चाल से भरमा रही है। अंतिम गजल जो डॉक्टर अरुण कुमार अवस्थी जी को समर्पित है, सुंदर संदेश देती है। अब चमन के फूल को अंगार होना चाहिए, लेखनी को युद्ध का हथियार होना चाहिए। 125 गजलों के संग्रह को सुप्रसिद्ध गजल को दीक्षित गौरी जी। लेकिन हम सबसे पहले आमंत्रित करेंगे रीमा पांडे जी को। कृपया आप यहाँ आए और बिना कोई भूमिका बांधे कृपया इस पुस्तक की कुछ गजलों का वाचन। जूझ रही है प्रतिभाएं बेकारी से, सींग दूब चलते हैं अब लाचारी से। जूझ रही है प्रतिभाएं बेकारी से, सींग दूब चलते हैं अब लाचारी से। पुरखों का बदला नस्लों से लेते हैं, पुरखों का बदला नस्लों से लेते हैं। आशाओं के वृक्ष कट रहे आरी से, आशाओं के वृक्ष कट रहे आरी से। कहाँ बैठ कर दो पल सुस्ताया जाए, कहाँ बैठ कर दो पल सुस्ताया जाए। शीतल हवा विमुख है जिम्मेवारी से, वाह भाई बहुत बढ़िया। शीतल हवा विमुख है, शीतल छाया विमुख है जिम्मेवारी से। रिश्ते नाते दूर भाष की भेंट चले, बचपन दूर हुआ जाता किलकारी से। वाह भाई वाह, बहुत बचपन दूर हुआ जाता किलकारी से। कलप लगे कपड़ों में सड़क बुहार रहे, कलप लगे कपड़ों में सड़क बुहार रहे।
तस्वीरें खिंचवाते हैं तैयारी से, वाह 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 वाह, क्या बात। तस्वीरें खिंचवाते हैं तैयारी से। महंगाई ने थाली छोटी कर डाली, महंगाई ने थाली छोटी कर डाली। रोटी रोकर कहती है तरकारी से, रोटी रोकर कहती है तरकारी से। बगिया की रखवाली बोलो कौन करे, बगिया की रखवाली बोलो कौन करे। माली पुष्प चुराए जब फुलवारी से, पुष्प चुराए जब फुलवारी से। वेतन तो रवि जी ने भर को मिलता था, वेतन तो रवि जी ने भर को मिलता था। और वो निकले साहब की अलमारी से, और वो निकले साहब की अलमारी से। क्या बात, बहुत धन्यवाद। अब हम निवेदन करेंगे सुधा देवी से। सुधा मिश्रा जी कृपया आप आए और सुधा जी तहत में आपकी रस्म का वाचन करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सुधा जी का। नमस्कार। आइए आज रवि प्रताप जी की पुस्तक सन्नाटे भी बोल उठेंगे, यह कहने के इसकी वाचन के लिए मुझे जो हिंदी अकादमी, पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी ने अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। धन्यवाद। ये फूल को अंगार होना चाहिए जी। अब चमन के फूल को अंगार होना चाहिए, लेखनी को युद्ध का हथियार होना चाहिए। अब चमन के फूल को अंगार होना चाहिए, लेखनी को युद्ध का हथियार होना चाहिए। देहदर्शी चित्र से बाजार सारे पट गए। कहते हैं कवि त्रकाल दृष्टा होता है, और जब लवीश जी ने लेख लिखा, ये कविता लिखी होगी, उस समय रीलों का प्रचलन नहीं था। अब आप देखिए कैसे कैसे रील आ रहे हैं। तो वह देहदर्शी चित्र से बाजार सारे पट गए। कवि ने पहले ही कल्पना कर ली क्या होने वाला है। देहदर्शी चित्र से बाजार सारे पट गए, नग्नता का बंदे व्यापार होना चाहिए, नग्नता का बंदे व्यापार होना चाहिए। आ चाहे मुल्क पर तो सेकते हैं हाथे, आ चाहे मुल्क पर पहलगाम हुआ तो मैं बोला मेरी पार्टी बोल रही हो, वो पार्टी बोल रही हो, तो वो कवि कहते हैं कि आज आए मुल्क पर तो सेकते हैं हाथे, राष्ट्र के इन द्रोहियों पर वार होना चाहिए, राष्ट्र के इन द्रोहियों पर वार होना चाहिए। दीनहीनों के लिए खुद को समर्पित जो करे, दीनहीनों के लिए खुद को समर्पित जो करे, ऐसे लोगों का सदा सत्कार होना चाहिए। नफरतों के दौर में रवि घुट रहा है दम मेरा, नफरतों के दौर में न रवि घुट रहा है दम मेरा। आदमी को आदमी से प्यार, आदमी को आदमी से प्यार। बहुत ही शानदार चयन रहा है रस्मों का, बहुत सुंदर आपने अच्छी तरीके से सुनाया, बहुत धन्यवाद। और हम आमंत्रित करेंगे मंजू मिश्रा जी को, कृपया आप आए। शेर हमने कहा सुनाए हैं, शेर हमने कहा सुनाए हैं, दर्द के लफ्जों गुनगुनाए हैं। और ये शेर देखिए, एक पत्थर से दोस्ती करके, एक पत्थर से दोस्ती करके, दिल के शीशे पे
चोटे खाए हैं, शेर हमने कहाँ सुनाए हैं। और ये शेर देखिए, यार जख्मों को क्यों खुरचते हो, यार जख्मों को यार जख्मों को क्यों खुरचते हो, हम तो मरहम लगा के आए हैं, हम तो मरहम लगा के आए हैं, शेर हमने सैर हो जाएगी समंदर की, सैर हो जाएगी समंदर की, अश्क दरिया में कुछ बहाए हैं, अश्क दरिया में कुछ बहाए हैं, शेर हमने। और ये शेर देखिए, हमको डसने की आरज़ू लेकर, हमको डसने की आरज़ू लेकर, कितने हमदर्द फन उठाए हैं, शेर हमने। और ये शेर देखिए, समझ फरमाइए कि घर का आंगन मेरा चहकता है, घर का आंगन मेरा है, घर का आंगन मेरा चहकता है, कुछ परिंदों ने घर बनाए, घर का आंगन मेरा चहकता है, कुछ परिंदों ने घर बनाए हैं। और बता देखिए, आज रबी शाम के धुंधले के में, आज रबी शाम के धुंधले के में, दीप यादों के झिलमिलाए हैं, शेर हमने कहाँ जितनी खूबसूरत गजलें लिखी गई हैं उतनी ही खूबसूरती से सुनाई भी गई हैं। एक बार फिर से आप तीनों का हम बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद देते हैं। और चलिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इन गजलों के बारे में। रावल पुष्प सर क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? रावल सर, आपकी समीक्षात्मक टिप्पणी से हम इस सत्र का प्रारंभ करेंगे। नमस्कार। अभी अभी आप खूबसूरत गजलें खूबसूरत अंदाज में सुन रहे थे। सन्नाटे भी बोल उठेंगे, जिनसे बात अगर करिए, वीरानों के साथ जिंदगी मेरी तरह बसर करिए। यह एक गजल का मतला है जिसकी जानिब से एक पूरा गजल संकलन प्रकाशित हुआ है, सन्नाटे भी बोल उठेंगे। और इसके शायर हैं देश भर में फैली शब्दाक्षर साहित्य संस्था की शाखाओं के संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह, जो साहित्यिक कार्यक्रमों में जहाँ नजर आते हैं
वहीं काव्य मंचों पर भी उनकी सक्रिय भागीदारी रहती है। वैसे अगर गजलों की बात की जाए तो यही कहा जाता है कि गजल का जन्म तकरीबन 1000 साल पहले ईरान में हुआ था और शुरुआती दौर पर राजाओं के कसीदे पढ़ने के लिए ये आमतौर पर लिखी जाती थी या फिर उनके मनोरंजन के लिए शराब, शबाब और कबाब से जुड़ी बातें बहुतायत में हुआ करती थी। इसके अलावा औरतों के हुस्न और इश्क की बातें बड़े मुख्तसर तरीके से दर्ज होती थी। मुगलों के हिंदुस्तान आने पर ये फारसी संस्कृति यहाँ आई और फिर रफ्ता रफ्ता उसके साथ उर्दू और हिंदी मिली, जिसके मिले जुले रूप को अमीर खुसरो ने हिंदवी कहा। वैसे आम जनता तक गजल को लाने के लिए हजरत दाग का नाम भी लिया जाता है, जिनका मानना था कि गजल की भाषा साफ और सादी होनी चाहिए। हम अक्सर इसे सुनते ही रहते हैं कि हजरत दाग जहां बैठ गए। फिर उनका ये शेर, रंज से जब गुफ्तगू होने लगी, रंज से जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुम, तुमसे तू होने लगे। उर्दू से फिर हिंदी गजल लोगों के बीच मकबूल करने में दुष्यंत कुमार का नाम बड़े प्यार और एहतराम से लिया जाता है। और गजल अब हुस्न और इश्क से निकलकर जिंदगी की दुश्वारियों तथा जिंदगी के और दूसरे मसलों की भी बात बड़े मुख्तसर तरीके से करने लगे। गजलों में यकीनन अब महबूब से निकलकर माँ बहन की बातें भी होने लगी। कवि रवि प्रताप की गजल के ये शेर इस बात की तस्दीक बखूबी करते हैं। परेशानी के बिस्तर पर भी मीठी नींद आती है, परेशानी के भी बिस्तर पर मीठी नींद आती है। मेरी माँ रोज आकर ख्वाब में डोरी सुनाती है, मेरी माँ रोज आकर ख्वाब में डोरी सुनाती है। ये आंखें छटपटाकर माँ को घर में ढूंढती हैं, तब ये आंखें छटपटाकर माँ को घर में ढूंढती हैं, तब मेरी बीबी मेरे बच्चों को जब खाना खिलाती है, मेरी बीबी मेरे बच्चों को जब खाना खिलाती है। मेरे माँ बाप मुझको छोड़कर जा ही नहीं सकते, मेरे माँ बाप मुझको छोड़कर जा ही नहीं सकते। उन्हीं की रूह मेरे जिस्म की सांसें चलाती है, उन्हीं की रूह मेरे जिस्म की सांसें चलाती है। आज हिंदी में लिखी जा रही अधिकतर गजलों के हर शेर में जिंदगी का अक्स होता है और महसूस किए गए दर्द को बखूबी बयान भी करते हैं। उसी की तस्वीर रवि प्रताप की गजलों के शेरों में भी साफ दिखाई देती है। मसलन, सियासत का रद्दो बदल लिख रहा हूँ, सियासत का रद्दो बदल लिख रहा हूँ, मैं परचम बदलने का हल लिख रहा हूँ। सुकून से मैसर हो 2 वक्त रोटी, सुकून से मैसर हो 2 वक्त रोटी, मैं उस झोंपड़ी को महल लिख रहा हूँ। आदमी आदमी की तरह से रहे, आदमी आदमी की तरह से, इसी वास्ते मैं गजल लिख रहा हूँ। मैं फिजूल नहीं लिख रहा हूँ। कोई नन्ही परी हंस दे तो कह दूं मैं गजल, कोई नन्ही परी हंस दे तो कह दूं मैं गजल। किसी बच्चे के मचलने पे गजल कहता हूँ। मेरी फितरत नहीं दरबार के सजदे करना, मेरी फितरत नहीं दरबार के सजदे करना, मैं तो ये रस्म बदलने पे गजल, मैं तो ये रस्म बदलने पे गजल कहता हूँ। ऐसा नहीं है कि रवि प्रताप इश्क की बातों या गहराइयों से बिल्कुल महरूम। उनकी गजलों के चंद शेर इस मुतालिक भी पेश किए जा सकते हैं। बात होनी थी सिर्फ जुल्फों की, बात होनी थी सिर्फ जुल्फों की, सुर्ख गालों की हो गई बातें। बात होनी थी सिर्फ जुल्फों की, सुर्ख गालों की हो गई बातें। आंख की कोर में सजा काजल, आंख की कोर में सजा काजल, तो गजलों की हो गई बातें। कि गजलों के शेर भी लोगों की जुबान पर चढ़कर बोले, तभी तो ये कहना माकूल होगा
कि सन्नाटे भी बोल उठेंगे रवि प्रताप की गजलों से। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ सबके समक्ष प्रस्तुत बहुत किया है। अच्छा बहुत 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 धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। अच्छा अब हम आमंत्रित करते हैं श्री कृष्णपाल जी को। श्री कृष्णपाल जी, आपसे निवेदन करेंगे कि इसकी गजलों का आप सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं की चर्चा करें। धन्यवाद रचना जी। और सर्वप्रथम पश्चिम बंग हिंदी अकादमी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे एक ओर डॉक्टर रावेल पुष्प जैसे महान व्यक्ति बैठे हुए हैं और दूसरी ओर गजलकार रवि प्रताप सिंह जी हैं। मैं इनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ क्योंकि सप्ताक्षर संस्था से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ जिसकी स्थापना इन्होंने की है। और जो इनका पहला गजल संग्रह है सन्नाटे भी बोल उठेंगे, अगर इसकी बात की जाए तो ऐसा लगता है कि आप इसकी पूरी गजलें पढ़ें, 1 से लेकर के 125 गजलें, तो हो सकता है कि क्रम इधर उधर हो, लेकिन ये पूरा जीवन है। जैसा एक व्यक्ति जन्म लेता है, जब होश संभालता है तो उसको बहुत सारी, जो एक सामान्य परिवार मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग से जुड़ा होता है, तो उसको बहुत सारी कमियां महसूस होती हैं। और जो सोचने समझने का व्यक्तित्व जो बचपन से ही पनपता है हमारा, वो हम जब अपने समाज में अपने लोगों के बीच अभाव देखते हैं, खुद के भीतर अभाव देखते हैं, खुद के घरों में देखते हैं, तो वहां से हमारी सोच जो है वो जन्म लेती है। तो वहां से एक व्यक्ति जन्म लेता है, बढ़ता है आगे, जब युवा अवस्था में आता है तो उसकी एक विचारधारा बनती है, सबकी एक अलग अलग विचारधारा बनती है। तो जैसे इन गजलों से समझ में आता है कि रवि प्रताप सिंह की जो विचारधारा बनी वो देश प्रेम की बनी। आगे बढ़ते हैं हम, तो जो देश प्रेम करता है जरूरी नहीं कि उसको प्रेम ना हो किसी से, उसको प्रेम भी होता है, तो उस प्रेम को भी महसूस करता है। और जैसा कि हम देखते आए हैं कि प्रेम की परिणति ही वो है कि 99% जो हादसे होते हैं, हादसा ही बोला जा सकता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो मिलता है, और वहीं से कवि या गजलकार या जो कह लीजिए शायर वो जन्म लेता है। क्योंकि कला का जन्म जो है वो अभाव में ही होता है और दर्द में ही होता है। क्योंकि सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा था कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा काम। जब इतने महान कवि ने कहा है ये बात, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि देश प्रेम भी है, किसी से प्रेम भी हो गया, वो प्रेम नहीं मिला, हमने एक बिंदु पर आकर समझौता कर लिया, लेकिन जीवन तो नहीं रुकता, जीवन में संघर्ष जारी रहता है। और कुछ बनने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए और समाज में आगे बढ़ने के लिए हम जहां रहते हैं वहां से पलायन कर जाते हैं। सामान्यतः यही होता आया। फिर हम जब दूसरे शहर पहुंचते हैं, बड़े शहर पहुंचते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच जो अपने अपने संघर्ष के मकाम को पार करके स्टेब्लिश हो चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं, वहां पहुंचते तो हमारा एक दूसरा संघर्ष चालू होता है। एक तरफ हम संघर्षशील होते हैं और दूसरी तरफ जो है वो हमें जहां से हम छोड़ कर आए हैं, जिन लोगों को छोड़ करके आए हैं, घर की याद आती है, माँ की याद आती है, पिता की याद आती है, भाई बहनों की याद आती है। और कुछ रिश्ते यहाँ भी बनते हैं हमारे, क्योंकि जहां हम रह रहे होते हैं वो दूसरा घर तो हमारा यही हो जाता है। जैसे आप सब लोग, बहुत सारे लोग कलकत्ता में रह रहे होंगे, बहुत दूसरे दूसरे राज्यों के होंगे, तो आज आपको जैसा आपका घर लगता है वैसा यहाँ भी लगता है। अब अभी आप कोई उत्तर प्रदेश या पंजाब चले आए तो वहां भी अगर आप 15 दिन रह जाएंगे तो आपको कलकत्ता की वापस याद आना शुरू हो जाती है। तो वो सारी चीजें गलतियां मिलती हैं। और दूसरा, एक हम जब स्थापित हो जाते हैं तो हम भी समाज के बारे में सोचना शुरू करते हैं, और जब समाज के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो हम अपने कल्पना के घोड़े दौड़ाते हैं और जो सीख दे सकते हैं वो सीख देते हैं। अब हम, एक कवि के हाथ में कलम है तो वो कलम के माध्यम से ही सेवा करता है, तो समाज को समझाइश भी देता है, अपने अनुभवों के आधार पर जो विसंगतियां हैं उसके परिणाम भी बताता है। तो ये सारी बातें गजल में अलग अलग जगहों पे आपको मिलती हैं। मैंने एक पूरा बिना गजल के शेरों को पढ़े जो बात कही है, अगर आप पढ़ेंगे तो सारी बातें आपको याद आएंगी, क्योंकि इतने सारे लोगों ने वाचन किया है और डॉक्टर साहब ने भी इतना बढ़िया जो व्यवस्थित, और गजल के बारे में डॉक्टर साहब ने बता दिया तो फिर उससे बताने की जरूरत है नहीं।
क्योंकि गजल जब भी हम सोचते हैं तो गजल कोई किसी भी गजल में जब आप कोई किसी किताब को उठाइए मत और गजल के बारे में सोचिए, एक रूमानियत सी महसूस होती है, एक मोहब्बत सी महसूस होती है। तो एक शेर आता है कृष्ण बिहारी नूर जी का कि मैं गजल सुनाकर अकेला ही खड़ा रहा और सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तो गजल को जब हम महसूस करते हैं तो कुछ ऐसा ही महसूस होता है। लेकिन इससे आगे बढ़ करके रवि प्रताप सिंह जी ने लिखा, और जैसे रचना जी कह रही थी कमियां हैं, तो पता नहीं ये कमी है कि क्या है, लेकिन जब इस पूरे गजल संग्रह को आप पढ़ेंगे तो चूंकि इसमें इतनी विविधतापूर्ण गजलें हैं, कभी कभी ये लगता है कि हम कोई काव्य संग्रह पढ़ रहे हैं। हालांकि ये भी एक प्रकार का काव्य संग्रह है, लेकिन गजल में अपना एक शिल्प होता है। जब उस शिल्प की तरह ध्यान देते हैं तो लगता है कि नहीं, हम गजल ही पढ़ रहे हैं। सही पर लिखे हजारों हर्फ, अच्छा शेर। मैंने हवा के जिस्म पर लिखे हजारों हर्फ, खुशबू के जैसा लफ्ज मुंह दिखता नहीं है। तो ये उनका परिचय है। और जब आप गजल संग्रह पढ़ते हैं तो अनायास ही पता नहीं क्या होता है कि जब भी कोई गजल लिखी जाती है तो जो भी गजलकार होता है वो अपनी गा करके उसको लिखता है, किसी भी धुन में गा करके। तो आपको ये तो नहीं पता चल पाएगा गजलकार ने किस धुन में लिखा, लेकिन आप इसको किसी न किसी धुन में गा करके लिखेंगे। एक शेर है इनका कि तुम्हें कोई गजल कह दूं या तुमको गीत समझूं मैं, तुम्हें कोई गजल कह दूं या तुमको गीत समझूं मैं, तुम्हें कविता कहूं कोई या मन का मीत समझूं मैं। इसका अगला जो शेर है, तुम्हारे लट झटकने से बदल जाता है झट मौसम, तुम्हारी जेठ की तपती शरद की शीत समझूं मैं। जो गुमनामी की चादर ओढ़ रवि फिरता था गलियों में, मोहब्बत में पड़ा था, मोहब्बत में पड़ा तो खुद को ही मशहूर कर बैठा। तो इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से प्रारंभ किया और किस तरह से मशहूर हुए, उसका कारण भी इन्होंने अपनी ही गजलों के माध्यम से बताया है। तो ये गजल होते हुए भी अपने आप में इनका पूरा संक्षिप्त जीवन परिचय है। तो अगर ये गजल आप शुरुआत से लेकर अंत तक पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आ पाता है कि गजल किन परिस्थितियों में लिखी गई, क्यों लिखी गई, और गजल इन्होंने क्यों लिखा है ये भी इन्होंने बताया है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको कृष्णपाल जी। नहीं, हमने नकारात्मक पॉइंट इसलिए नहीं कि आप जबरदस्ती उसमें से ढूंढ ढूंढ कर निकालें। क्या होता है, कोई बात आपको नहीं समझ में आती है, आपको लगता है नहीं ये पॉइंट है जिसको बताना चाहिए रवि प्रताप जी को। तो जैसे कि अरूज की अगर हम बात करें तो क्या आपने उस और ध्यान दिया होगा, हम आपसे जानना चाहेंगे। गजल के अरूज की बात करना चाहिए। जी सही फरमाया। तो चलिए इस पे हम नफीस सर से टिप्पणी लेंगे, लेकिन आपका बहुत ही शानदार आपका एक समीक्षा टिप्पणी रही, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नफीस सर से हम चाहेंगे कि आप इस पुस्तक के बारे में अपनी राय रखिए और अंत में हम रवि प्रताप जी को एक जोरदार तालियों से प्रमोद शाह नफीस खुद भी बहुत बड़े शायर हैं और कलकत्ते शहर में वो जितने बड़े बड़े मुशायरे हुआ करते हैं उसके प्रस्तोता भी हैं प्रमोद शाह नफीस। अरूज पे जरूर टिप्पणी। आया कि कमियां निकालने की बात कहती है ना, तो होना भी चाहिए, दोनों होना चाहिए। मेरे मानी भी तो देख, मेरे तलफ्फुज़ पे न जा, ठीक है। मेरे मानी भी तो देख, मेरे तलफ्फुज़ पे न जा। ये जिंदगी के राग है जो गा रहा हूँ मैं। जिंदगी के राग गाया जाए तो कन्या नहीं देखे जाते, राग होता है। और कोई भी किताब बिना गलतियों की नहीं होती, हमें तो उसकी खूबियों से मतलब है, गलतियां हर कवि शायर बहुत मन से लिखता है, दिल से, दिल की बातें हो दिल से पढ़नी चाहिए, दिमाग से नहीं। तो कमियों की बात जो विद्वान है वो निकाले, हम तो रसिक पाठक हैं, आनंद लेंगे। ठीक है, गजल की बात चल रही है तो गजल क्या है, फिराक साहब ने बताया गजल क्या है। एक हिरन भाग रहा है, शिकारी उसका पीछा कर रहा है, आगे भागा, फिर भागता रहा, बाएं मुड़ा दाएं मुड़ा, फिर कांटों की झाड़ी में जाके वो अटक जाता है।
वहाँ शिकारी पहुँचता है और तीर निकाल के हिरण को मारने जा रहे हैं। उस समय हिरण के दिल से जो दर्द निकलती है, उस आह का नाम गजल है। वाह। ये गजल का, ये नज़ाकत गजल की, उसमें सुपुर्दगी और महवियत ये गजल के खास पहलू है। समर्पण व तल्लीनता। सब जानते हैं कि मोहब्बत की बातचीत का नाम गजल था। बाद में महबूब बदलते गए, सब्जेक्ट बदलते गए, समाज भी आ गया, अर्थ भी आ गया, वित्त भी आ गया, देशभक्त, कई बातें, फिलोसफी आ गई। भारत में गजल आज 2025 में खड़े हैं, तो ये 750 साल का सफर, हर सदी में गजलें कैसे अपना रंग बदलती रही, आज कहाँ पहुँचे हैं, बहुत संक्षेप में 4-5 मिनट बात कर लेता हूँ ताकि आज की बात करने में ज़रा आसान हो जाएगी। अमीर खुसरो का 1253 से 1325 का पीरियड था, तो लगभग 750 पहले सब मानते हैं कि खुसरो आदि कवि हैं खड़े बोली के। जो गज़ल अरब में पैदा हुई, ईरान में जवान हुई, वो 13-14 शताब्दी में अमीर खुसरो उसको हिंदुस्तानी गहने बना करके एक नई दुल्हन को पेश करते हैं और पहली गज़ल सुनते हैं मुर्तू की, जो यार देखा नैन भर, जो यार देखा नैन भर, दिल की गई चिंता उतर, ऐसा नहीं कोई अजब, राखे उसे समझाए कर। क्या बात। ये पहली गज़ल अमीर ने कही, अमीर खुसरो साहब ने। ये बातें 13-14 शताब्दी की। 15 शताब्दी में कबीर ने भी गज़ल कही थी। हमन है इश्क मस्ताना, हमें होशियारी क्या, रहे आज़ाद ये जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। क्या बात। ये 15 शताब्दी की बात है। 16 शताब्दी में गोलकुंडा के बादशाह मोहम्मद कुतुब शाह ने अपने महबूबा का वर्णन के, पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज यक दिन जिया जाए ना, एक ये रंग आया। 17 शताब्दी आते आते उर्दू ने ये भाषण गज़ल में काफ़ी सफर लंबा तय कर लिया था, 3-4 सदी का। वली दक्खनी आते हैं, उनमें एक देसी बनाता है। वो कहते हैं कि भाई शहर के भीतर जो आए हैं, शहर के भीतर जो आए नहान के दिन, हिंदू की कौम के स्नान के दिन, इस तरह के शेर कहे। पर उस समय उनकी मुलाकात दिल्ली में आलम शाह गुलशन जी से होती है, वृद्ध शायर थे। उनका भी अपनी गज़लों में फारसी के मज़ामिन लाओ, तो बाद में उन्होंने अपने गज़लों में अरबी फारसी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की है। तब से वो उर्दू के बाबा कहने लगे। बाबा दक्खनी उर्दू के पहले शायर, ये कि इतने अच्छे, उनसे बात शुरू कर, जब उर्दू की शायरी की बात करते हैं तो वली दक्खनी से बात शुरू करते हैं। उन्होंने भाषा का रूप बता। फिर 17 शताब्दी में बात पहुँचती है मीर तक, और मीर तो खैर खुदा सुखन कहलाते हैं। उनकी भाषा तो क्या, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, जाने न जाने गुल न जाने, बाग तो सारा जाने। ये मीर की भाषा रेखता बनी। पहले उसके पहले हिंदी या हिंदवी कहलाती थी और रेखता बनी। और मीर के वक्त के शायर जो थे, दर्द, सौदा, मुसफ़ी, इंसा, नज़ीर अकबराबादी, उनके दौर के। बाद में गालिब, उन्होंने तो पूरा रंग बदल दिया। वो तो फारसी के शायर थे, उन्होंने 2/3 शायरी फारसी में की है, 1/3 उर्दू में की है, और उसका भी 2/3 रिजेक्ट कर दिया था। गालिब जितना लिखा 2/3 रिजेक्ट कर दिया, मेरी शायरी नहीं माना जाए उससे। तो वो तो बाजी सा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, कहाँ ले गए शायरी को, बच्चे के खेलने का मैदान। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। ये गालिब है। क्या बात, बहुत बढ़िया। उनके दौर में इसलिए चर्चा करूँ किस रंग बदल रही है गज़ल। फिर उन्हीं के ज़माने में मोमिन, जौक, नासिक, दाग, उनके बाद अमीर, शाद, फ़ानी, और बाद में दोनों जिगर है। बात पहुँचती फ़िराक साहब तक। फ़िराक साहब की शायरी में एक पूरी तहजीब का रंग बदल गया। इतना आसान, इतना रंग बदला कि उन्होंने उर्दू शायरी जो भारतीयता एक कमी थी वो जोड़ दी उन्होंने। शिव का विषपान तो सुना होगा, शिव का विषपान तो सुना होगा, मैं भी ये दोस्त पी गया आंसू।
क्या बात। या हर लिया है किसी ने सीता को, हर लिया है किसी ने सीता को, जिंदगी है कि राम का वनवास। जिंदगी है कि राम का क्या बात। इस तरह की शायरी उन्होंने पूरा रंग बदल दिया शायरी का। इसके लिए फिराक साहब के लिए निदा फाजली साहब ने बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं पढ़ते नाम चाहता हूँ। बहुत छोटी सी बात है कि फिराक साहब की महानता ये है कि उन्होंने गज़ल के इस बदले हुए लिबास तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, लिबास के साथ इसका शरीर और आत्मा भी बदली और इसमें यह विस्तार जगाने की कोशिश की कि जो भारत की 4,500 साल की तारीख की शान भी है। फिराक की गज़ल में वह भारत जागता और महसूस होता है जो उनसे पहले कबीर के शब्दावली में जगमगाता था, गुरु ग्रंथ साहब से में मुस्कुराता था, अकबर के दिन लाहे में झिलमिलाता था, या नज़ीर अकबादी काव्य में सरसराता था। मीर और गालिब के बाद यदि कोई तीसरा नाम लिया जा सकता है वो तीसरा नाम फिराक का होगा। यह निदा साहब का आकलन है। और फिराक साहब के तो बड़े अच्छे शायर हैं, मतलब 20 सदी में शायर हसरत मोहानी हुए, अपने ये जोश मिले आबादी, सागर, मजाज, या अपने ये थे ना, हाँ, जाने सारा अख्तर, ताबा, अली शाह जाफरी, बाद में मजरूर, शकील, साहिर, कैफी, तो खैर। तो एक पूरा दौर 20 सदी में इन्होंने अपने 75-80 तक 20 सदी को उन्होंने उर्दू शायरी को, हम देखे ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो आकाश और ज़मीन थी उसको ऐसा उर्दू शायरी से सराबोर कर दिया, इनको पढ़ के सुन के लोग शायर हो गए। तो पिछले 50 साल की 40 साल की शायरी हम देखते हैं तो उनमें अपने ये बेकल शाही और निदा फाजली, शहरयार, अली शाह जाफरी, अहमद फराज और अपने उधर पहले उनके पहले फैज़, एहसान दानिश, अदम, हफीज़ जालंधरी या कतील, तो एक लंबी कतार शायरों की रही है। और बाद में उनके बाद अपने निदा फाजली, उनके बाद की पीढ़ी में अपने शीन काफ निजाम, वसीम बरेलवी या अपने बशीर बद्र। तो आप देखें किस तरह शायरी रंग बदला। पहले जो उर्दू शायरी में फारसी के अल्फाज ज़्यादा थे, जैसे हिंदी में हुआ है, बाद में हिंदी बड़ी आसान हुई, बदतमीजी ने की है। तो वो भाषा एक तो 1936 के बाद जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट हुआ, जो किसानों श्रमिकों तक नज़में सब लाई गई, तो उसमें भाषा को आसान किया गया। और एक हिंदी फिल्में आई भाई, उसमें गज़ल नज़मों को आसान किया गया, वरना आमद तक कैसे पहुँचेंगे। एक तो प्रोग्रेसिव मूवमेंट और एक हिंदी फिल्में, ये दो बहुत इनका रहा, तो भाषा का पूरा रंग बदल गया। आज हम नई सदी में 21 सदी में आए, आज 2025 की बात करते हैं। आज के दिन गज़लों का वो माहौल नहीं है जो आज से 50 साल पहले था। जो संवेदना, जो समर्पण, उस माहौल को हम गज़लों का वो माहौल नहीं खोज सकते। लेकिन इस माहौल में भी जहाँ हिंसा ने और स्वार्थ ने इतना दामन अपना बढ़ा दिया है, उसमें भी लोग शायरी कर रहे हैं और अच्छी शायरी हो रही है। पूरे जहाँ उर्दू जगत में लिखने वाले लिख रहे हैं, ये अलग बात है, किसी का नाम कम है, किसी का नाम ज़्यादा है, लेकिन अच्छी शायरी हो रही है। और उसी का नमूना आज हमारे सामने है, सन्नाटे भी बोल उठेंगे। तो आज का जो शायर लिख रहे हैं उसको आप जोश और फिराक के दौर से मत देखिए, फैज़ के दौर से मत देखिए, उसको मीर और गालिब के दौर से मत देखिए। मंसूर साहब का सिर्फ गज़ल हम भी कहते हैं, गज़ल यूं भी होती है, मीर का सोजो असर हो ये जरूरी तो नहीं। सही बात, ठीक है, सही बात। तो सन्नाटे भी बोल उठेंगे, ये शीर्षक पढ़ते मुझे 2 अशार याद है कैफी साहब के, कि फिल्म में आ गया, उसने कहा सन्नाटे में बात हुई, और निजाम साहब का शेर है कि खामोश तुम थे और मेरे होठ भी थे बंद। खामोश तुम थे और मेरे होठ भी थे बंद, फिर इतनी देर कौन था जो बोलता रहा। सन्नाटे भी बोल उठेंगे। वाह वाह, क्या बात। बढ़ती। अच्छा, अब जो एक गज़ल कहना बहुत मुश्किल काम, एक गज़ल और ऐसा न हो तो पूरी किताब में 10% अशार ऐसे हो
जिनको पढ़ते समय आपकी नज़र ठहर जाए, और ऐसा भी ना हो तो कम से कम 5% अशार ऐसे जो आपके दिलो दिमाग को छू ले, और इतना भी ना हो तो 2% शेर हो ऐसे हो जिनको आप याद रखना चाहें। किसी किताब में इतना मिल जाए तो मानता हूँ किताब खरीदना थोड़ा सफल हो। इतना लिखा जा चुका है, इज्जत वो चाहते हैं सभी की निगाह में, इज्जत वो चाहते हैं सभी की निगाह में, अपनी नजर से खुद को गिराने लगे हैं लोग। बहुत बढ़िया। इज्जत की चाह जो है वो भी गिरावटी है, वो भी कभी बुलंद इमारत की तरह थे जो आज खंडर से पुराने लगे हैं। मिसाल में पेश करने की कोशिश की है। इनको बहुत बहुत बधाई इतनी अच्छी शायरी के लिए, किताब के लिए। उसके पहले आप लोगों ने सबने, रीमा जी ने, सुधा जी ने, मंजू जी ने जो वाचन किया वो बड़ा सुंदर था, और राहुल जी ने, पुष्प जी, राहुल पुष्प जी ने जो गज़लों की पैदाइश बता करके जिस तरह पूरे यहाँ तक लेके आए, बड़ा अच्छा था। और इन्होंने कृष्णपाल जी ने बुनियादी बातें बताते हुए जीवन की किस तरह क्या उसके बाद कुछ विचार बताए, सभी बड़े अच्छे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही रोचक तरीके से इसकी समीक्षा की है, और जो पुराने शायरों के और रवि प्रताप जी के ख्यालों का जो टकराव आपने सबके सामने पेश किया है, हमें लगता है जरूर अब लोग बाग भी इन्हें पढ़ना चाहिए। टकराव नहीं, मिलाप है, टकराव नहीं। अच्छा, ये टकराव नहीं है, ये देखिए शब्द आमतौर पर गज़लों में ख्यालों का टकराव होता है, लेकिन आपने मिलाप की बात कही है तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक मिलाप मैंने जामिर फिराक साहब ने क्या किया, एक मुशायरा चल रहा था, एक नौजवान शायर ने फिराक साहब का शेर पढ़ दिया। उसे फिराक साहब क्या याद होगा, फिराक साहब ने कहा मियाँ ये तो आप हमारा शेर पढ़ गए। नौजवान थे, बस फिराक साहब ख्याल टकरा गया होगा। सुनिए, मियाँ ये कैसे हो सकता है, साइकिल जो है, शायर को साइकिल जो बस से टकरा सकती है, साइकिल ट्रक से टकरा सकती है, साइकिल रेलगाड़ी से टकरा, पर साइकिल हवाई जहाज से कैसे टकरा सकती है? टकराव नहीं था, मिलाप था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, माकूल। साइकिल का हवाई जहाज से टकराव भी संभव नहीं है, तो मिलाप भी संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है। लेकिन आपने सच में बहुत ही दिलचस्प तरीके से इसका असर जा रहा है, और रवि प्रताप जी बहुत गंभीरता से आपकी बातों को सुन रहे थे, तो उस गंभीरता को हम तोड़ते हुए हम उनसे निवेदन करेंगे कि माइक उठा के जो क्या अपनी बात हम सबके समक्ष रखें। एवं जोरदार तालियों से रवि प्रताप जी का स्वागत कीजिएगा। और फिर तो मैं कहूँगा कि हमारे कृष्णपाल सिंह जी रेलवे के हमारे आद्रा डिवीज़न के अधिकारी हैं और बहुत इमरजेंसी ड्यूटी में रहते हैं, फिर भी पश्चिम बंग के अकादमी के बुलावे पर वो आए हैं। अगर मैं क्रम से शुरू करूं तो सबसे पहला धन्यवाद हमारे कार्यक्रम की आयोजक रचना सरन जी को जाता है कि उन्होंने एक बार, ये पहले होना था करीब 1.5 महीने पहले, 23 अक्टूबर को होनी थी ये सजनी थी सभा, और उस दिन पूरा कलकत्ता लगभग आधा कमर तक डूब चुका था, और बहुत विवस्था में रचना जी ने कहा कि रवि जी कार्यक्रम तो स्थगित करना पड़ेगा, कोई आ नहीं पाएगा, लेकिन मैं इस कार्यक्रम को करूंगी अवश्य। और आज इन्होंने अपने कथन को साबित कर दिया और फिर से ये महफिल सजाई, और इन्होंने ये जो परंपरा डाली है साहित्यकारों की किताबों पर चर्चा की, दूर दूर तक पहुंचती है बात। देखिए लाइव चल रहा है शब्दाक्षर केंद्रीय पेज से, कितने हजारों लोग अब देखेंगे, सुबह तक की हजारों लोग देख चुके होंगे इस सभा को। तो ये अवसर उपलब्ध कराने वाली हमारी रचना जी हैं, इनको हम सबसे पहले इनके लिए एक जोरदार ताली बजावें, और कि इसी तरह से हम रचनाकारों को, हमारी कृतियों को समाज तक पहुंचाती रहें। उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और दूसरे उधर से शुरू करता हूं, हमारे कृष्णपाल सिंह जी, मेरा उनका इसी पुस्तक से परिचय हुआ था। कैसे? मेरी पुस्तक भी
पुरस्कृत हुई थी रेलवे बोर्ड में जाकर। 10 अक्टूबर था आदरणीय शायद समय, या 20 अक्टूबर पिछले वर्ष। और मैं दिल्ली बुलाया गया भारतीय रेलवे की तरफ से, और उनकी भी पुरस्कृत हुई। 3 जो क्रम होते हैं, तो मुझे द्वितीय पुरस्कार मिला था भारतवर्ष में किताब इस पुस्तक पर भारतीय रेलवे में, और आदरणीय कृष्णपाल सिंह जी को तृतीय पुरस्कार मिला था। और वही के जुड़ाव से आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो इस पुस्तक का ही जुड़ाव है रचना जी, कि हम लोग इस मंच पर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है इस पुस्तक को, कि एक बड़ी हस्ती, बड़े साहित्यकार को, बड़े अच्छे मित्र को हमको दिया इस पुस्तक ने। हूँ आज के अध्यक्ष की ओर, भाई आपने तो उनकी, आपने रूबरू अभी योग्यता देखी, प्रतिभा देखी, और आज पूरा शहर, और शहर ही नहीं, पूरा कलकत्ता ही नहीं, पूरा पश्चिम बंगाल और गजलों को जानने वाला पूरा हिंदुस्तान प्रमोद शाह को पहचानता है। प्रमोद शाह नफीस हमारे गर्व हैं गजल कहने वालों के। डॉक्टर अहमद मिराज यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो है इन्होंने PhD की है गजलों पर। आज जो है मैं इनके सामने इस बात की ताकीद करता हूँ, ये उर्दू के शायर हैं, कि अगर मैं गलत कह रहा हूं तो ये मुझे टोक देंगे। आज हिंदी में हमारे कलकत्ते में पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधि शायर कोई है तो प्रमोद शाह नफीस जी हैं। इन्होंने इस महफिल की सदारत की, अध्यक्षता की, इसके लिए रचना जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा, और कि इन्होंने इतने बड़े हस्ताक्षर को आज इस किताब पे बुलवाया। आज संस्कृति सौरभ को कौन नहीं जानता। मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि मैंने निदा फाजली को सुना तो संस्कृति सौरभ के मंच पे सुना, उसके बाद 15 दिन बाद ही वो दुनिया से चले गए। नहीं देख पाता उनको रूबरू अगर संस्कृति सौरभ और हमारे प्रमोद शाह जी नहीं होते। मैंने सीन काफ निजाम को देखा तो संस्कृति सौरभ में जो है प्रमोद शाह जी की वजह से देखा। मैंने अगर वसीम बरेलवी को पहली बार सुना तो इनकी वजह से सुना। तो ऐसे गजल के मर्मज्ञ आज के अध्यक्ष हैं हमारे। हम सब इस बात को लेके आह्लादित हैं कि इतने बड़े हस्ताक्षर ने आज इस पुस्तक पर अपनी बात रखी। और अब मैं 2-4 बातें इस किताब के एहसास से जुड़ी हुई कहूँगा। सर, इस किताब का जो शुभारंभ हुआ तो उस समय से हुआ जब मैं कक्षा 7 में उत्तर प्रदेश यूपी कॉलेज का मैं स्टूडेंट था बनारस में, और मैं हाफ पैंट पहन के जाया करता था। उस समय कुछ हमारे मित्र ऐसे मिल गए थे कि जिस उम्र में रामलीला देखने बच्चे जाते हैं, हम लोग कवि सम्मेलन मुशायरा सुनने जाते थे। और वो जो चस्का लगा कक्षा 7 से, तो आज माँ सरस्वती की कृपा से आप लोगों के सामने खड़ा हूं। बस उस सन्नाटे भी बोल उठेंगे कि सन्नाटों को तोड़ने के लिए एकत्रित हुए। मैं समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए हम साहित्यकारों को, तो मैं एक गजल सुना के अपनी बात को विराम दूंगा। और कि फिर से घाटी सुलग उठी है नफरत के अंगारों से, कि पुष्प बचा लो बगिया के जो घिरे हैं घातक खारों से। पुष्प बचा लो बगिया के जो घिरे हैं घातक खारों से। और क्या हो रहा है वहां के कश्मीरी पंडितों के, हमारा देश भर का मुसलमान ऐसा नहीं है कि चिंतित नहीं है। एक तबका है जो बिक गया है पाकिस्तान के हाथों। बाकी हमारे 99% हमारे पास है अभी हमारे देश के लिए मरने वाले मुसलमान। मैं उस पर कहता हूं कि पुष्प बचा लो बगिया के जो घिरे हैं घातक खारों से। मत कहना घर मिल न सकेगा, मत कहना घर मिल न सकेगा उन बेघर बेचारों से। ऊपर का मिसरा मिस हुआ, मैं दूसरे मिसरे को आपको दे रहा हूं कि मत कहना घर मिल न सकेगा उन बेबस बेचारों से। और देखिएगा उन बेबस बेचारों को, अरे घर की चुपड़ी रोटी खाकर
घर की चुपड़ी रोटी खाकर दुश्मन का गुणगान करें, दुश्मन का गुणगान करें। चुल्लू भर पानी में डूबे कह दो उन गद्दारों से, चुल्लू भर पानी में डूबे कह दो उन गद्दारों से, कह दो उन गद्दारों से, गद्दारों से। और ये था मेरा भाई कि घर से बेघर को, घर से बेघर होकर भी घर भूल नहीं पाए हैं जो पूरे देश में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, बनारस में, भोपाल में रह रहे हैं, लेकिन उनकी रियासत है, उनकी पूरी की पूरी जगह है, जमीन है, लेकिन वहां पर कुछ पाते भी नहीं। कि देखिएगा कि घर से बेघर होकर भी घर भूल नहीं पाए हैं जो, भूल नहीं पाए हैं जो। मत कहना घर मिल न सकेगा उन बेबस बेचारों से, मत कहना, अभी उम्मीद की एक किरण तो जगाए रखिए। मत कहना घर मिल न सकेगा उन बेबस बेचारों से, और काम नहीं मिलता है तो फिर चीरो सीना दुश्मन का, चीरो सीना दुश्मन का। देश बचाना काम बढ़ाया आवाहन बेकारों से, देश बचाना काम बढ़ाया आवाहन बेकारों से। छाती पर और सत्ता का फरमान हो या दहशतगर्दों की छाती पर, नक्शा हिंदुस्तान बना दो गोली की बौछारों से, नक्शा हिंदुस्तान बना दो गोली की बौछारों से। नए अंगारों से पुष्प बचा लो, पुष्प बचा लो, पुष्प बचा लो बगिया के जो घिरे हैं घातक खारों से। ये देखिए, सिर्फ इसकी सुंदरता और इसकी गजलों की जो प्रभाविकता है, सिर्फ उसकी बात करेंगे, और बाकी जो कुछ भी कभी छूटा है अभी, उसको आप घर पे जाके पढ़िएगा पुस्तक को, फिर हमें बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा इस पुस्तक के बारे में भी और इस कार्यक्रम के बारे में भी। रचना सरद नाम है और हमारा फोन नंबर आपके पास है।